साथियों, तो आइए 10th क्लास के कोऑर्डिनेट चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आप देखे होंगे कि ट्रायगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री हमने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। आप जाइए और वहाँ यूट्यूब पर आप देखकर इस चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं और तमाम बच्चों में इसको शेयर करेंगे। आज आइए बेहद आसान तरीक़ा से, बिल्कुल आपको, यदि आप फार्मूला नहीं भी जानते हैं, ऐसे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करूंगा। यदि आपको एक फार्मूला भी याद नहीं है कोऑर्डिनेट में, तो भी आप इस कोऑर्डिनेट चैप्टर को आप बनाने में सक्षम होंगे। और यदि आपको याद है तो और बेटर की बात है। चलिए, तो इस चीज़ों को समझने का करते हैं प्रयास। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तमाम प्रश्नों को आप बेहद अच्छे ढंग से बना पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो चलिए आइए पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कि ये आप समझेंगे कि कोऑर्डिनेट, पहले हम इस चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल टर्म आने वाले हैं वो थ्योरेटिकल टर्म को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आपको ले चलेंगे एक्सरसाइज में और देखेंगे कि वहाँ सवाल, तमाम सवाल बिल्कुल बेहद आसान तरीक़ा से बताएंगे और आपको उम्मीद है कि अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए पहले समझने का प्रयास करें कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कि कोऑर्डिनेट उसको कहते हैं कि किसी अक्ष से, किसी दो अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। और है क्या कि कोऑर्डिनेट, जैसे कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, तो आप समझेंगे कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। तो एवं प्रकार से कहता है कि यदि एक, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और उदर्क रेखा जिस बिंदु पर काटती है, तो आप देखेंगे इस बिंदु पर जब काटती है तो अभी माप नहीं दिया गया है, तो यहाँ इसका जो नियामक होगा वो 0 0 होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आप पढ़े होंगे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। और देखेंगे कि ध्यान से देखें, जब एक्स एक्सिस, ये क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और उदर्ग रेखा को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। फिर से मैं इसका रिपीट कर रहा हूँ। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, उदर्ग रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि एक्स अक्ष से वाई नियामक की दूरी, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। यदि यहाँ हम एक्स अक्ष पर वाई खोजेंगे तो नहीं मिलेगा और वाई अक्ष पर हम लोग एक्स खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक पूछेगा। ये ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न रहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है, 0 होता है। अब हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं वो तमाम प्रश्नों को करने का प्रयास किया है। आप इसको याद रखेंगे कि ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट है। जब क्षैतिज रेखा और उदर्क रेखा एक बिंदु पर काटता है तो ये 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, जिसको हमने लिखा है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इसको आप कह सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसको आप अंग्रेजी में कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये जानते हैं कि मूल बिंदु से इधर क्या होता है, एक्स क्या होता है कि हमेशा धनात्मक होता है और मूल बिंदु से इधर क्या होता है, एक्स ऋणात्मक होता है। और मूल बिंदु से ऊपर जब जाते हैं तो वाई क्या होता है, धनात्मक होता है और नीचे वाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ दर्शाया भी गया है, देख रहे हैं कि मूल बिंदु से क्या है, वाई इधर डैश लगा के लिखा गया है। तो इसीलिए वाई क्या हो गया, यहाँ ऋणात्मक हो गया। और एक्स देख रहे हैं यहाँ की डैश लगा कर लिखा गया है, तो एक्स क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ रट्टा नहीं मारना है। आपको ऐसे पूछा भी जाता है कि प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है आपका,
माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस होता है। अब इस चीज़ों को बारीकी से हम लोग ध्यान लगा के देखेंगे। अगर हम आपको याद रहे कि कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लिखा है, कैसे लिखा जाता है? कोऑर्डिनेट जब भी लिखा रहेगा 4,5 रहेगा, 10,10 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, x,y रहेगा, z,x भी रह सकता है। तो पहले स्थान पर जो होता है वो x होता है, दूसरे स्थान पर y होता है। अब ध्यान से देखने का यहाँ प्रयास करेंगे कि यदि आपसे पूछ दे, ध्यान से देखेंगे प्रथम देखिए यहाँ जरा सा, प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है? तो देखिए जरा सा, इसमें अगर हाथ हम रखते हैं तो हमारा हाथ दो एक्सिस से घेरा जाता है, x है और y है। इसमें अगर रख दें तो ये x और y है, तो x यहाँ प्लस में है, y भी प्लस में है, इसलिए ये क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस होगा। अब इसमें मैं हाथ रख रहा हूँ तो यहाँ देख रहे हैं, इसको बंद करो। अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि हमारा हाथ दो एक्सिस से बंद है, बंद करो। अब देखिए ये मेरा हाथ जो है, यहाँ देख रहे हैं x क्या है? माइनस में है, y क्या है? प्लस में है। तो x वाला पहले लिखेंगे, तो इसीलिए x क्या हो गया? x के जगह पर माइनस और y के जगह पर क्या हो गया? प्लस हो गया। इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में आप देखेंगे कि देख रहे हैं यहाँ ये डेस वाला है और y कौन सी वाला है? माइनस वाला है। यहाँ देख रहे हैं कि x जो है आपका, कि x आपका देख रहे हैं माइनस डेस वाला है, y भी आपका डेस वाला है, तो x भी यहाँ माइनस में होगा और y भी यहाँ, y नियामक भी माइनस होगा। याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा नहीं लगाना है। अब देखेंगे यहाँ इसमें अगर हाथ रखते हैं तो देख रहे हैं कि x आपका क्या है? x आपका प्लस दिख रहा है और y आपका माइनस दिख रहा है। तो पहले x नियामक लिखा जाता है तो x प्लस हो गया और y क्या हो गया? माइनस हो गया। तो एवं प्रकार से आप इस चीज़ों को रट्टा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करेंगे। फिर से देखने का प्रयास करें। ये हाथ देखिए कि पहले इसको x वाला लिखा जाएगा तो x देख रहे हैं प्लस में है और y क्या है? प्लस में है, तो इसलिए प्लस प्लस हो गया चिन्ह। यहाँ देखेंगे x क्या है? दो रेखा इससे और इससे मेरा हाथ घेरा जा रहा है, तो इसलिए x देख रहे हैं यहाँ माइनस में है और y क्या है? प्लस में है। डेश वाला माइनस होता है और विदाउट डेश प्लस होता है। अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे, x क्या है? यहाँ माइनस है और y क्या है? माइनस है, इसलिए इसका चिन्ह आपका माइनस माइनस होगा। तो कहने का है ये कि प्रथम पाद का कहेगा चिन्ह तो आप प्लस प्लस बताएंगे, द्वितीय पाद का कहेगा तो माइनस प्लस बताएंगे, तृतीय पाद का कहेंगे तो माइनस माइनस बताएंगे, चतुर्थ पाद का कहेगा तो आप यहाँ प्लस और माइनस बताएंगे। अब जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें कि आपका x जो होता है, x को हम लोग भुज कहते हैं। ध्यान से, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। x को हमेशा भुज कहेंगे और y को हम लोग कोटि कहते हैं। y को हम लोग कोटि कहते हैं। ध्यान से देखने का प्रयास करें। इसको आप भुज कहेंगे, इसको आप कोटि कहेंगे, कोटि कहेंगे। अब इससे ऑब्जेक्टिव कितने बनते हैं ये देखने का प्रयास करें। जैसे आपको देगा 1 नंबर में, आपको कहेगा कि 1 और 2 किस पाद में है? 1 और 2 किस पाद में है? तो एक गाना आपको हम सुनाया था कि चेहरा न देखो दिल को देखो, तो आप दिल को देखने का प्रयास करेंगे। ये 1 और 2 नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि 1 क्या है, कि 1 प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो ये देखते हैं कि प्लस प्लस चिन्ह है, तो ये पहला क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम यहाँ कह दें कि 2 और 10 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ भी देखिए अंक बदल गया लेकिन चिन्ह उसका प्लस प्लस है, तो यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अगर तीसरा सवाल ले लें, यहाँ अगर हम यहाँ x और y कह दें तो ये भी क्या है? x भी प्लस में, y भी नहीं, कुछ तो यहाँ प्लस है, तो ये भी पहला क्वाड्रेंट में होगा। 4 नंबर में लेते हैं, जैसे m और यहाँ n रहेगा, कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये पहला क्वाड्रेंट में होगा। अब 5वां नंबर सवाल लेते हैं, यहाँ अल्फा और बीटा रहेगा, तो अल्फा बीटा से फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह से फर्क पड़ता है, तो चिन्ह अल्फा भी प्लस में
और बीटा भी प्लस में, तो पहला क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 6 नंबर में यहाँ कुछ भी रह सकता है, कुछ भी अंक रहे, जैसे माइनस रहेगा अल्फा और यहाँ रहेगा बीटा। तो अब डिसाइड करेंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं, कुछ तो प्लस है। तो माइनस और प्लस देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए माइनस और प्लस यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो आप यहाँ सेकेंड लगाएंगे। अब जैसे 7 नंबर में है, कुछ भी ले लें, जैसे 100A और 100B ले लेते हैं। यदि हम दोनों में माइनस लगा देते हैं तो 100A और 100B को नहीं देखना है, इसके चिन्ह को देखना है। तो यहाँ देखते हैं कि चिन्ह माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस तृतीय क्वाड्रेंट होता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। अगर 8 नंबर में हम ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे √3 रहेगा, बेवकूफ़ बनाने के लिए √5 किस पाद में होगा, तो आप इसका देख रहे हैं कि प्लस है, ये क्या है, माइनस में है। तो पहले प्लस बाद में माइनस, यहाँ चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप यहाँ 4 देंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए 9 में कुछ भी रहे, आप बिल्कुल निधरोक सवाल को बनाएंगे। जैसे मूल बिंदु का नियामक कहेगा तो आप 0 0 लगाएंगे, है ना, समझ में आ रही बात। अब 10 नंबर में अगर कुछ कह दे, आपको कहा जाए कि 6 और 6 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए प्लस में, तो ये फर्स्ट में लगाएंगे। आप किसी भी क्वाड्रेंट में आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ -8 और 10 लेते हैं, तो इसको समझेंगे ये माइनस है, ये प्लस है। तो माइनस और प्लस देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसका क्या होगा, द्वितीय पाद में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप पकड़ लेंगे। जैसे आपको हम मौजवानी कराने का प्रयास करते हैं, जैसे कह दे कि -5 और -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखो माइनस माइनस तीसरा में। अगर कोई कह दे कि -1000 और +1000 किस क्वाड्रेंट में है, -1000 पर नहीं जाना है, आपको चिन्ह पर जाना, -1000 और 1000, तो इसका मतलब है पहले माइनस बाद में प्लस, तो पहले माइनस बाद में प्लस, ये द्वितीय क्वाड्रेंट में होगा। समझ में आ रही होगी बात, और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0 होता है। अब दूसरा पॉइंट ये समझने का प्रयास करेंगे, इसमें आपको एक प्रश्न और आता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न आता है। आपको नियामक दे दिया जाएगा और नियामक में पूछेगा कि इसमें भुज क्या है, और कोटि को लिखें, भुज को लिखें, तो भुज बराबर x 1 हो जाएगा और कोटि बराबर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये प्रश्न रहेगा, दिल ये है, ये मान के चलते m और n है, कहेगा निम्नलिखित में से भुज कौन है, तो निम्नलिखित में से x के जगह पर देखो x पहला होता है और y क्या होता है, दूसरा होता है, तो भुज यहाँ m हो जाएगा। अब इसमें कह देगा कि कोटि कौन है, तो y के जगह पर 10 है, तो 10 हो जाएगा कोटि, है ना। अब यहाँ पूछ देगा कि यहाँ भुज कौन है, तो भुज हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न आपको रट्टा नहीं लगानी है, बिल्कुल बेहद आपके समझ में जा रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा ये प्रश्न आता है, तीसरा टाइप का प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। मैं जितना बोल रहा हूँ वो आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखेंगे, या चाहे नेट वाला जो आता है ये मॉडल सेट बनाने के लिए, वो आप उलट के देखेंगे, तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे रहते हैं। जैसे इसमें कहेगा क्या कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होता है, तो अब बताइए जरा सा कि एक्स अक्ष पर खोजेंगे वाई नियामक मिलेगा। अब कहिए कि बांस में टिकोला खोजेंगे, क्या बांस में टिकोला मिलेगा, नहीं, कहेगा बांस के गाछ, बांस में कितने टिकोला है, तो 0, है ना। अब कहेंगे क्या कि आम के गाछ में कटहलों की संख्या कितनी है, तो आम के गाछ में कटहल फर नहीं सकता, इसलिए आम में कटहलों की संख्या 0 और कटहलों में आम की संख्या 0। अब बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछता है आपको कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होगा और y अक्ष पर क्या हो जाएगा, x नियामक 0 होगा। आपको बहुत सारा हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया है, ध्यान से समझिए और प्रश्नों को बनाने का कष्ट करें। तो चलिए, इतना ऑब्जेक्टिव हमने आपको आज कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं फार्मूला में, तो धन्यवाद। फार्मूला को देखें, तो आइए अब हम चलते हैं फार्मूला की ओर।
अब फार्मूला समझने का प्रयास करेंगे। फार्मूला की बारी है, तो चलिए आप समझेंगे कि आप जानते होंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। इसको कहते हैं हम लोग दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, यानी ए बी का डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है, ए बी ये रेखाखंड का, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे और कुछ नहीं है, आपको रट्टा एक भी प्रश्न नहीं मारनी है ना। यदि आपको फार्मूला याद भी नहीं है तो चलेंगे हम एक्सरसाइज में, देखेंगे कि आप ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताएंगे इस चैप्टर में कि आप दंग रह जाएंगे और बिल्कुल आप आसानी तरीके से ये सवाल को कर पाएंगे। तो चलिए देखो, x2 में से x1 को, मतलब कि समान में से समान को घटाना है, फार्मूला बना देना है। अगर आप यहाँ देखिए x है तो x में से x को घटाएंगे, मतलब जाति में से जाति घटता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, और y है इसमें से इसको घटा दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फार्मूला बन के रेडी हो जाएगा। अब इससे सवाल जो बनाना होता है, अब उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में जो टीचर है कहेगा इसमें से इसको घटाओ, उसमें से उसको घटाओ। अब माइनस में भी बच्चों को फ़र्क बुझा जाता है ना, और कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, बहुत सारे तिक्रम होता है। तो ये तिक्रमबाजी में नहीं पड़नी है और बिल्कुल आसान तरीके से इस चैप्टर को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जरा सा कि ए बी का डिस्टेंस निकालने के दूसरा में से पहला को घटा दें, दूसरा में से x2 में से x1 को घटा का होल स्क्वायर कर दिया, और y2 में से y1 को। इसको ये भी कहा जाता है कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, रूट अंडर x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर। बस ऐसे आप नहीं देखे होंगे, पूरा आप YouTube खंगाल लेंगे, आपको इस तरह से नहीं बताया जाएगा। एक्सरसाइज में जब चलेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही ज़्यादा जान रहा हूँ, हमारे समाज में सारे टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन सारे लोगों का पढ़ाने का टेक्निक अलग अलग होता है, और आप जिससे समझ रहे हैं वो आपके लिए बेटर है ना। मैं कितना अच्छा पढ़ा दूँ, अगर आप हमसे नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है कि हम अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं इस तरह के वीडियो को, तो बिल्कुल आप आसान तरीक़ा से इस प्रश्नों को समझ जाएंगे और आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ये पूरे गारंटी है। तो चलिए x, इसमें कहेंगे कि x नियामक का अंतर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ x है तो x नियामक का किसी में से किसी को घटा दो, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण जो है माइनस में भी आएगा तो वो प्लस में ही आ जाएगा। यदि आपको आंसर आ रहा है माइनस में, तो ये जान लीजिए कि दूरी कभी माइनस में नहीं होता है। तो चलिए x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, यही आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए यहाँ अब हम समझेंगे दूसरा फार्मूला, ये आपके लिए ये है ना। दूसरा फार्मूला होगा, यदि आपसे पूछा जाएगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा आपका, यहाँ करेंगे क्या, आप x में से x को घटाएंगे तो 0 माइनस x होगा, तो x स्क्वायर बनेगा, और 0 माइनस y करेंगे तो y स्क्वायर बनेगा। इसीलिए यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मूल बिंदु से याद रखेंगे, दिमाग रखेंगे, हमेशा ऐसा रखेंगे कि मैथ में क्या करे तो क्या होगा, आपको क्या करना है। सवाल जैसे आएगा तो दिमाग लगाएंगे कि क्या करेंगे ये प्रश्न में, कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि ये सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का डिस्टेंस अगर निकालना है तो आप फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब तीसरा फार्मूला पर आते हैं। ये भी फार्मूला को आपको रट्टा नहीं लगानी है। यदि दो गो कोऑर्डिनेट दिया गया है, अगर मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला आप बनाएंगे x बराबर, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, x बराबर, तो x वाले कोऑर्डिनेट को आप जोड़ देंगे। x है तो आप क्या करेंगे, पहला x1 और x2, दो को जोड़ रहे हैं तो इसलिए 2 से भागा दे देंगे। फिर y बराबर आपका क्या हो जाएगा कि अगर आप y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y से आपको y को जोड़ना है, तो y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, p बराबर x1, इसी को एक जगह करके लिख देते हैं कि x1 x2 बटे 2 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, y1 प्लस y2 बटे 2 लिखेंगे। एवं प्रकार से ये मध्य बिंदु
का फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये फार्मूला में आप लिख देंगे कि मध्य बिंदु ज्ञात करने की फार्मूला। तो मध्य बिंदु यहाँ लिख देते हैं, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर पूछेगा तो y1 प्लस y2 बटे 2। x अगर x बराबर पूछ रहा है तो x से नियामक को जोड़ना है, y बराबर पूछ रहा है तो y नियामक को जोड़ के, दो को जोड़े हैं तो 2 से भागा देनी है, बस तमाम। तो चलिए अब हम चलते हैं। यदि आपको दो कोऑर्डिनेट दिया गया है और उस रेखाखंड को क्या m अनुपात m में विभाजित करता है, m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, जैसे यहाँ दिल रहेगा m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो ये सूत्र कैसे निकलेगा, ये बिंदु का सूत्र कैसे निकलेगा? x बराबर क्या होता है और y बराबर क्या होता है? इसे विभाजन सूत्र कहते हैं और इसे अंग्रेजी में सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। तो चलिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। आप रट्टा नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं मारनी है रट्टा। आप क्या करेंगे कि आप ऐसे करेंगे, विभाजन सूत्र x बराबर क्या होगा, तो देखो जैसे कह रहे हैं, ये m1 लिए तो इधर गुना करेंगे, m2 लिए तो इधर गुना करेंगे, x लिखे हैं तो x में गुना करेंगे, इससे इसको, तो यह आ जाएगा m1 लिखेंगे m1 x2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो जरा सा, इधर इसको गुना कर देंगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे m2 और x1। अब क्या करेंगे, दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, m1 और प्लस m2 हो जाएगा। कहानी खत्म है। क्या रट्टा मारनी है? क्या नहीं मारनी है। इससे इसको आप x लिखे हैं तो m1 को x से गुना करेंगे, m2 को x से गुना करेंगे, फिर y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र का, इससे आप क्या करेंगे, y2 में गुना करेंगे, तो लिखेंगे m1 y2, आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इससे y में गुना करेंगे तो m2 y1 लिखेंगे। अब दोनों अनुपात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, m1 और m2 हो जाएगा। ये रट्टा मारने की तो ज़रूरत है नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, ये सेक्शन फार्मूला को याद करते हैं, m1 x2 ऐसे कर करके याद करते हैं, फटाफट भूलते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है ऐसे याद करने की, है ना। इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, फिर इससे y को गुना कीजिए, फिर इधर वाले को y से गुना कीजिए। आप इसको अंततः ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु P बराबर, आप इसको m1 x2 प्लस m2 x1 और दोनों अनुपात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 करके लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इसको लिख देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 लिख देंगे। बस यही आपका सेक्शन फार्मूला हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है उस पर विचार करते हैं। धन्यवाद। तो आइए, नमस्कार साथियों, फिर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे इसको याद नहीं कर पाते हैं, इतना लंबा है, आगे से याद करेंगे तो पीछे से भूल जाएंगे, पीछे से याद करेंगे तो आगे से याद करेंगे, अगर दोनों बगल से याद है तो बीचे में भूल जाएंगे, है ना। ये कैसे आप याद रखेंगे? यदि आप इसको भूल भी जाते हैं तो दिक्कत करने की बात नहीं है। हमने पहले ही बता दिया है कि आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं भी रहेगा, फिर भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा चैप्टर कि आपको सारा सवाल बनाने आ जाएगा। तो चलिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, या आप लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लगा देंगे, इतना तो आएगा। आप क्या करेंगे, पहले के ज़माने में टेलीफोन नंबर होता था और स्टडी कोड होता था, है ना। तो कोड, स्टडी कोड आप समझेंगे नहीं, क्योंकि आप नए ज़माने के लोग हैं, तो इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि टेलीफोन बूथ पर क्या होता था, स्टडी कोड होता था, इसके बाद क्या होता था, टेलीफोन नंबर होता था। पहले कोड डालना पड़ता था, इसके बाद क्या होता था कि आपको टेलीफोन नंबर डालना होता था, इसके बाद फ़ोन लगता था। अभी के ज़माना में क्या है, मोबाइल है, आप जो नंबर रहता है आप लगाइए और हो जाता है, बातचीत हो जाती है, फ़ोन लग जाती है। तो चलो यहाँ देखो कि आप क्या करेंगे, x लिख देंगे और यहाँ y और माइनस y लगा के लिखे, इतना तो लिखने आएगा, प्लस लगाएंगे और यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y माइनस y करके लिखेंगे।
ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, फिर लिखेंगे x लिखेंगे और यहाँ y माइनस y लिखेंगे। इतना तो लिखने आ जाएगा सबको। बेवकूफ़ भी जो होगा बच्चा भी लिखेंगे 1/2 x लगा के y माइनस y माइनस y माइनस y करके लिख देंगे। अब देखिए जरा सा, आपको त्रिभुज से इतना नंबर जो बता रहे हैं, आप त्रिभुज का कोड हो गया 1 2 3। त्रिभुज का टेलीफोन नंबर है 23 31 और 12। इस पर आपको त्रिभुज से बात होगी। मतलब ये ट्रिक है समझने का, ये बात नहीं होगी, कहने का है। तो 1 2 3 आप लगा दीजिए x में, 1 2 और 3। 23 तो 2 और 3 यहाँ लगा दीजिए। 31 तो 3 और 1 यहाँ लगा दीजिए। और 12 1 और 2 यहाँ लगा दीजिए। फार्मूला रेडी हो गया, बन के तैयार हो गया। कभी आप भूल जाएं तो इस चीज़ों को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल मैं दवा के साथ कह रहा हूं कि आप एक त्रिभुज का फार्मूला अगर भूल जाते हैं, 1/2 लिखेंगे, x लगा के y माइनस y माइनस y माइनस y 3 बार आपको लिखनी है। और 23 एक बार 23 लगा देनी है। पहले तो x वाला में 1 2 3 लगानी है। इसके बाद y वाला में क्या करना है, 23 लगानी है। तो 2 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, दोनों को सटाएंगे, क्या 23 बनेगा, बन जाएगा। अब फिर 31 लिख देंगे, यहाँ देखिए 31 है। इसके बाद यहाँ 12 हो जाता है। एवं प्रकार से आपका ये फार्मूला रेडी हो जाता है। यदि आप पूरे YouTube पर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा फार्मूला है त्रिभुज के लिए कि इस फार्मूला को मैं आपको ऐसे काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि इसके जगह पर हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, तमाम बच्चे, जितना भी हमारे यहाँ लगभग 10th क्लास में 100 से ऊपर बच्चे होंगे, अगर आप इस फार्मूला से बनाते हैं तो आपको समय लगेगा। लेकिन ऐसे फार्मूला हमने बच्चों को बता रखा है और ऐसे डिस्टेंस फार्मूला बता रखा है, ऐसे बनाने का तरीका हमने बता रखा है कि बच्चे जैसे बोर्ड पर सवाल लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दे देता है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 S2 माइनस S1 ये याद रखेंगे। बस इतना ही फार्मूला इसका, इसी का ये फार्मूला है ना। तो ये आप बिल्कुल, ये आपको जो है ना, ये फार्मूला किसी को बोलेंगे कि त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 S2 माइनस S1 बोलेंगे, तो जो लोग अगर उसके दिमाग में नहीं है, नहीं जानते हैं, तो वो सीधे गलत बोल देंगे। लेकिन आप गलत तब किसी को कह सकते हैं जबकि इससे क्षेत्रफल निकालिए और इससे क्षेत्रफल निकालिए तो आपको समान आएगा। अगर समान नहीं आ रहा है तो आप गलत कैसे कह सकते हैं, है ना। लोग जानकारी के अभाव में भी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि गलत सलत बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे समाज में टीचर हैं जो कि सीखने का चेष्टा रखता है, तो वो ये भी समझते हैं कि अगर कोई टीचर अच्छा से बता रहा है तो उसका भी अनुकरण करते हैं और सीखना चाहिए। और ज़िंदगी में एजुकेशन का अंत नहीं है, आपको सीखते रहनी चाहिए। और दिमाग में ये रखें कि कभी मन में घमंड न करें, ईगो न करें। तो चलिए 1/2 S2 माइनस S1 हो गया। ये फार्मूला आप रखेंगे याद। अगर ये याद नहीं है तो इसका तरीका हम बताएंगे कैसे ये बनता है इससे। तो चलिए, और हमने YouTube पर सारे तमाम फार्मूला एक जगह इकट्ठा करके बता रखा है, उसका रील्स भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, वहाँ से फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको फार्मूला नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं। अब ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 करके ये फार्मूला याद रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इतना बड़ा फार्मूला बच्चों को याद जनरली होता नहीं है। और ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, 1/2 S2 माइनस S1। बस कहानी खत्म हो जाता है। अब एक आपका बच गया है कि त्रिभुज का केंद्रक कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये फार्मूला लिख लिए होंगे। तो चलिए केंद्रक कैसे निकालते हैं जरा सा देखिए। केंद्रक क्या होता है, इससे आपको ऐसे मिलानी है, इससे आपको ऐसे मिलानी है, इससे इसको मिलानी है, तो बिंदु ऐसे है ना। तो यदि केंद्रक निकालना है P बराबर, तो जरा सा देखिए, ये भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप x वाले को पहले जोड़ के लिख दें, x वालों को x1 x2 x3 जोड़ दिए और 3 को जोड़े हैं तो 3 से भागा दे देंगे। अब फिर क्या है कि इसको आप ऐसा भी लिखते हैं लोग, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। आप डायरेक्ट एक बार लिख दें। अब y वाले को जोड़ के लिखेंगे y1 y2 प्लस y3/3। यही हो गया आपका केंद्रक निकालने का फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का ये क्या था,
आपका बेसिक क्लास था। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कोऑर्डिनेट, बहुत उसको बड़ा चैप्टर लग रहा है, यदि उसको भारी लग रहा है तो उसके लिए ये रामबाण वीडियो बना दिया हमने, और आप देखें। और इस तरह के वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपका दोस्त भी पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो बताने का प्रयास किया है तो मैं खुद ही 90 के रफ्तार में चलता हूं, लेकिन आपकी समझदारी के लिए मैंने इस तरह का वीडियो को स्लो बनाने का कोशिश किया है। अगर ये ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप अपने जाएंगे सेटिंग में, वहाँ टिपेंगे, 3 डॉट पर टिपेंगे, वहाँ वीडियो नॉर्मल का आता है ऑप्शन, वहाँ नॉर्मल पर टिपेंगे, स्पीड दिया रहता है, वहाँ स्पीड बढ़ा लेंगे और वीडियो को स्पीड करके देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।